के लिए कानून का निर्माण, राज्य के लिए कानून का निर्माण करना, यानी कि जो राज्य होगा वह कानून का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो यह किस भाग में होते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे संविधान के किस भाग में होते हैं, तो यह भाग 4 में देखने को मिलते हैं। भाग 4 में हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखा जाता है, संविधान के भाग 4 में से देखा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तो जो तत्व हैं वह किस कहाँ से कहाँ तक हैं, आर्टिकल की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे 36 से 51 तक यह देखने को मिलते हैं। 36 से 51 तक देखने को मिलते हैं। जबकि अगर देखा जाता है ये क्यों बनाए गए हैं, तो राज्य का कार्य होगा कि वह कानून का निर्माण करे, और किस भाग में देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं भाग 4 में देखने को मिलते हैं। जबकि आर्टिकल की बात की जाएगी तो 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखा जाता है। अगर बात की जाएगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, तो हम कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से अपनाया गया है, तो हम ध्यान रखेंगे आयरलैंड से अपनाया जाता है। जबकि अब बात यह की जाती है कि आयरलैंड ने किस देश से अपनाया है, तो हम कह सकते हैं आयरलैंड ने अपनाया स्पेन से। आयरलैंड ने किस देश से अपनाया है, तो हम कह सकते हैं स्पेन से अपनाया है। जबकि भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कब अपनाया था, तो हम कह सकते हैं भारत ने आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 1937 में अपनाया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कब अपनाया था, तो 1937 में आयरलैंड से हम कह सकते हैं अपनाया जाता है। अब बात ये की जाती है कि भारत ने इनकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया है, तो हम कह सकते हैं आयरलैंड से लिया है। जबकि आयरलैंड ने किस देश से लिया, तो हम कह सकते हैं स्पेन से लिया। तो भारत ने स्पेन से क्यों नहीं लिया, तो सर्वप्रथम कह सकते हैं कि जो आयरलैंड की बात की जाएगी तो आयरलैंड से भारत ने क्यों अपनाए, तो इसकी वजह मुख्य यही थी कि यह कैसे हैं, आबाद योग हैं। जबकि अगर बात की जाती है स्पेन में कैसे थे डीपीएसपी, तो स्पेन में थे बाद योग थे। स्पेन में कैसे थे, यानी कि हम कह सकते हैं बाद योग थे। तो भारत ने कहा कि मूल अधिकार तो भारत में जो है वह बाद योग है, जिसके लिए मूल अधिकार कहता है कि हम न्यायालय में अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस कारण भारत ने आयरलैंड से अपनाए क्योंकि यह जवाबदेही ना हो, इस वजह से इनकी अपनाए जाते हैं आयरलैंड से। जबकि आयरलैंड की बात की जाएगी तो आयरलैंड ने किस देश से अपनाया, तो हम कह सकते हैं आयरलैंड ने स्पेन से इन्हें अपनाया था। किस भाग में है, तो भाग 4 में देखने को मिलते हैं। जबकि आर्टिकल की बात की जाएगी तो 36 से 51 तक यह देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा संविधान की आत्मा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा संविधान की आत्मा, तो हम ध्यान रखेंगे ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा हम कह सकते हैं कि संविधान की आत्मा कहा जाता है डीपीएसपी को। संविधान की आत्मा कहा जाता है डीपीएसपी को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब बात की जाती है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो 36 से 51 तक जो आर्टिकल है वह क्या मैसेज देते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, तो हम कह सकते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य होता है समाजवादी गांधीवादी उदार बौद्धिक की भावना को बढ़ावा देना। उदार बौद्धिक की भावना को हम कह सकते हैं बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए जाते हैं। अगर पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों बनाए गए हैं, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि राज्य का कार्य होगा कि वह कानून का निर्माण करे। जबकि अगर देखा जाए किस भाग में है, तो हम ध्यान रखेंगे भाग 4 में है। जबकि अनुच्छेद की बात की जाएगी कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक देखने को मिलते हैं। किस देश से लिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं 1937 में आयरलैंड से इनकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया। जबकि आयरलैंड ने कहाँ से अपनाए, तो हम कह सकते हैं स्पेन से। तो भारत ने स्पेन से क्यों नहीं लिया, तो हम कह सकते हैं अगर भारत स्पेन से अपनाता तो यह जवाबदेही हो जाते, क्योंकि मूल अधिकार पहले से ही जवाबदेही थे। तो भारत ने कहा कि हम एक ऐसे देश से डीपीएसपी को अपनाएंगे जो जवाबदेही ना हो। जबकि अगर बात की जाती है कि किसके द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया डीपीएसपी को, तो ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि बात की जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल होते हैं 36 से 51, यह क्या मैसेज देते हैं, तो हम कह सकते हैं ये मैसेज देते हैं समाजवादी गांधीवादी उदार बौद्धिक की जो भावना होगी
उसको बढ़ावा देंगे ये 36 से 51 आर्टिकल, उसको जो बढ़ावा देंगे वह कौन देंगे, 36 से 51 तक आर्टिकल हैं ये बढ़ावा देंगे। जबकि बात की जाएगी कि यह है जो गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिक हैं, इनमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक, उदार बौद्धिक। तो हम ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद की बात की जाएगी तो दो बातें हमें ध्यान देनी है अनुच्छेदों को याद करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो 36 से 51 तक जो आर्टिकल होते हैं, तो 36 और 37 इनको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि हम कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये परिचय मात्र आर्टिकल होते हैं। यह कैसे होते हैं, तो परिचय मात्र आर्टिकल होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 36 में क्या कहा जाता है, आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा की बात की जाती है। आर्टिकल 36 में क्या कहा जाता है, राज्य शब्द की परिभाषा की बात की जाती है। अब राज्य शब्द की परिभाषा में क्या आता है, तो हम कह सकते हैं राज्य के अधीन कोई भी पद, संगठन, कारखाने जो राज्य के अधीन कार्य करते हैं उसे हम अनुच्छेद 12 में देखते हैं, अनुच्छेद 12 और इनकी 36 में देखते हैं। तो अगर कभी देखा जाता है कि राज्य शब्द की परिभाषा की बात की जाती है तो अनुच्छेद 36 और 12 एक समान होते हैं, जबकि अनुच्छेद जो 37 होता है वही कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह कैसे होते हैं, अबाध योग होते हैं। वह कैसे होते हैं, तो हम कह सकते हैं अबाध योग होते हैं। तो सर्वप्रथम अब हमें ये ध्यान देना होगा कि ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में आते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे 38, 39, 41, 42, 43, 43 और 47 ये आर्टिकल हैं। अगर कभी पूछा जाता है कि समाजवादी में कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल आते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे 38 आता है, 39 आता है, 41 आता है, 42 आता है, 43 आता है, 47 आता है। इतनी बात को हम ध्यान रख सकते हैं। जबकि गांधीवादी विचारधारा को कौन से अनुच्छेद बढ़ावा देते हैं, अनुच्छेद 40 है, 46 है, 48 है और 43 है और 47। तो हम ये 5 आर्टिकल की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये बढ़ावा देते हैं। जबकि उदार बौद्धिक की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे 44, 45, 49 और 50, 51 ये आर्टिकल की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं ये किस में आते हैं, तो उदार बौद्धिक में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। जबकि अगर अनुच्छेदों की बात की जाएगी तो अनुच्छेदों को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं आर्टिकल को 36 से 51। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है अनुच्छेद 36, तो 36 में क्या उल्लेख मिलता है, तो 36 में हम कह सकते हैं राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा की जानकारी हमें किस अनुच्छेद में मिलती है, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 36 में मिलती है। जबकि इसमें क्या कहा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे कोई कारखाना, राज्य शब्द की परिभाषा में क्या आता है, कोई कारखाना, कोई पदाधीन जो व्यक्ति हैं, तथा हम कह सकते हैं कोई भी संघ कह सकते हैं जो राज्य के अधीन कार्य कर रहा होता है, जो राज्य के अधीन कार्य कर रहा होता है वह राज्य शब्द की परिभाषा में आता है। जबकि अनुच्छेद 37 की बात की जाएगी, जबकि अनुच्छेद 37 की बात की जाएगी तो आर्टिकल 37 में हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 37। तो 37 में हम क्या देख सकते हैं, तो 37 में हम देख सकते हैं कि यह क्या कहता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे वह अबाध योग होंगे। इसमें कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए हम न्यायालय में अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है। जबकि 38 की बात की जाएगी, 38 की बात की जाएगी तो 38 क्या कहता है, तो 38 कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होंगे वह सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। डीपीएसपी के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, सामाजिक व्यवस्था को हम कह सकते हैं बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है। जबकि अनुच्छेद 39 की बात करती है 39, तो 39 क्या कहता है, तो 39 कहता है कि राज्य का कार्य होगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो उसको समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कभी पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रक्रिया समान वेतन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है, तो हम ध्यान रखेंगे किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है, तो अनुच्छेद 39 में। जबकि बात की जाती है अनुच्छेद 40 की, तो 40 में हम देखेंगे 40 में जो उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायत का।
40 में जो उल्लेख किसका मिलता है, तो ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 40 में। जबकि बात की जाती है अनुच्छेद 41 की, तो 41 को हम किस रूप में याद रखेंगे, तो 41 में हम कह सकते हैं 41 में उल्लेख मिलता है काम पाने का अधिकार, यानी कि राज्य का कार्य होगा कि वह लोगों को, राज्य में रहने वाले लोगों को कार्य दे। तो यानी कि इसमें कहा जाता है काम पाने का अधिकार की बात हम कह सकते हैं यहाँ पर की जाती है। जबकि 42 की बात की जाएगी तो 42 में देखेंगे महिला प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराना, महिला प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराने की जो बात है वह कहाँ की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि की जाती है 42 में। जबकि 43 की बात की जाएगी तो 43 में क्या कहा जाता है, तो 43 में ध्यान देंगे 43 में कहा जाता है कि निर्वहन मजदूरी की बात की जाती है। यहाँ पर जो बात की जाती है वह निर्वहन मजदूरी की बात की जाती है। यहाँ पर कहा जाता है एक व्यक्ति को इतना वेतन दिया जाए जिससे उसका घर का संचालन हो जाए। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 43 कहता है। जबकि बात की जाती है 44 की, तो 44 में हम ध्यान रखेंगे कि समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है। अब बात ये की जाती है कि समान नागरिक संहिता को कौन लेके आया है, तो हम ध्यान रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि यह होता है, यह व्यक्ति समान नागरिक संहिता को लेके आता है। जबकि अगर देखा जाता है अनुच्छेद 45, जबकि अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 45 की, तो 45 में हम क्या ध्यान रखेंगे, 45 में ध्यान देखा जाएगा शिक्षा का अधिकार। 45 में जो उल्लेख मिलता है शिक्षा का अधिकार, यानी कि राज्य का कार्य होगा कि वह शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा दे, राज्य का कार्य होगा कि शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा दे। जबकि 46 की बात की जाएगी तो 46 में किसका उल्लेख मिलता है, SC ST का संरक्षण। किसका उल्लेख मिलता है, तो हम कह सकते हैं SC ST के संरक्षण की बात अनुच्छेद 46 में मिलती है। जबकि 47 में देखा जाता है तो 47 में क्या उल्लेख मिलता है, तो 47 में हम देखते हैं नशीले जो पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थों पर रोक होगी, नशीली पदार्थों पर रोक की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो अनुच्छेद 47 करता है। जबकि अगर देखा जाता है अनुच्छेद 48 की बात की जाएगी तो 48 में हम क्या ध्यान रखेंगे, तो 48 में देखा जाता है दुधारू पशुओं की बलि पर रोक की बात करता है। दुधारू जो पशु होते हैं उनकी बलि नहीं होगी, यानी कि बलि पर रोक की बात करता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 यानी कि रोक लगाता है। जबकि अगर देखा जाएगा अनुच्छेद 49 को, तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है, अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण की बात कहता है। यानी कि राज्य में जितने भी स्मारक होंगे राज्य का कार्य होगा कि उनका संरक्षण करे, राज्य का कार्य होगा कि उनका संरक्षण करे। जबकि अगर देखा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 50 को, तो आर्टिकल 50 में कहा जाता है जो न्यायपालिका होगी वह कार्यपालिका से अलग होगी, जो न्यायपालिका होगी वह कार्यपालिका से भिन्न होगी। हम कह सकते हैं न्यायपालिका के द्वारा न्याय किया जाएगा, जबकि कार्यपालिका के द्वारा देश का संचालन किया जाएगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 50 में ऐसा कहा जाता है। जबकि 51 की बात की जाती है तो 51 में क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि शांति और सुरक्षा की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात यानी कि की जाती है इसके द्वारा। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तक हमने आर्टिकलों को देखा, लेकिन देखा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 तो आर्टिकल हैं, लेकिन इसके साथ एक संविधान संशोधन होता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 4 आर्टिकल और जोड़े जाते हैं। तो सर्वप्रथम इस पॉइंट को भी हम ध्यान रखेंगे। तो देखा जाता है कि एक संविधान संशोधन होता है, जिसका नाम 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये होता है और 1976 का ये संविधान संशोधन हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसने परिवर्तन किया। कैसा परिवर्तन किया, तो हम कह सकते हैं इसने आर्टिकल जोड़ दिए, 39 का ए जोड़ा, 39 का बी जोड़ा, 43 का ए जोड़ा और 48 का ए जोड़ा। तो सर्वप्रथम हम ध्यान रखेंगे कि ये आर्टिकल क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम ध्यान रखेंगे कि 39 का ए आर्टिकल क्या कहता है, तो हम कह सकते हैं ये कहते हैं बच्चों के स्वस्थ विकास की बात करता है, बच्चों के स्वस्थ विकास की बात
कौन सा अनुच्छेद करता है, तो हम कहेंगे बच्चों के स्वस्थ विकास का उल्लेख यानी कि 39 के ए में मिलता है। जबकि 39 के बी में क्या कहा गया है, तो 39 के बी में कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति कानूनी शिकायत करने जाता है तो उस पर किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा, कि उस पर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा, यानी कि निःशुल्क उसकी शिकायत को लिखा जाएगा। जबकि 43 का ए की बात की जाएगी तो 43 का ए क्या कहता है, तो 43 का ए कहता है कि राज्य का कार्य होगा कि वह राज्य के लोगों के लिए कारखाना की स्थापना करे, कारखाने खोले जिससे उनका घर का संचालन हो सके। जबकि 48 के ए की बात की जाएगी तो 48 के ए में क्या उल्लेख मिलता है, तो 48 के ए में बात की जाती है पर्यावरण के संरक्षण की, यानी कि राज्य का काम होगा कि पर्यावरण को वह सुरक्षित रखे, पर्यावरण को वह सुरक्षित रखे। अगर कभी पूछा जाता है इस अनुच्छेद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो 48 के ए में मिलता है। 48 का ए कब जोड़ा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 आर्टिकल जोड़े जाते हैं, 39 का ए, 39 का बी, 43 का ए और 48 के ए को हम कह सकते हैं जोड़ा जाता है। अब बात यह की जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए लोगों के विचार क्या रहते हैं, तो इस प्रकार हम इस पॉइंट को भी देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे केटी शाह का मत। तो केटी शाह ने क्या कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो हम कह सकते हैं राज्य केटी शाह के द्वारा कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक संसाधनों पर निर्भर है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक संसाधनों पर निर्भर है, तो हम कहेंगे कि केटी शाह के द्वारा ऐसा कहा जाता है। जबकि किसके द्वारा ऐसा कहा गया कि यानी कि यह जनवरी में आते हैं और कुछ समय बाद यह टूट जाते हैं, तो ऐसा कहने वाले थे नसरुद्दीन। तो हमेशा ध्यान दे सकते हैं कि नसरुद्दीन ने क्या कहा, तो नसरुद्दीन के द्वारा कहा जाता है यह नव वर्ष के उन प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी में टूट जाते हैं, जनवरी में टूट जाते हैं। तो अगर कभी पूछा जाता है इस बात को कहने वाले कौन थे, तो हम कह सकते हैं नसरुद्दीन के द्वारा ऐसा कहा जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी टीटी कृष्णमाचारी की, जबकि अगर बात की जाएगी टीटी कृष्णमाचारी की बात की जाएगी तो टीटी कृष्णमाचारी के द्वारा क्या कहा जाता है और केटी शाह के द्वारा क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि टीटी कृष्णमाचारी के द्वारा कहा जाता है लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का कूड़ा घर, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का कूड़ा घर इसे कहा जाता है, आकांक्षाओं का कूड़ा घर इसे कहा जाता है। जबकि हम कह सकते हैं लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घर हम कह सकते हैं केसी वियर के द्वारा कहा गया, हम कह सकते हैं केसी वियर के द्वारा हम कह सकते हैं कहा जाता है। तो केसी वियर के द्वारा हम कहेंगे केसी वियर ने क्या कहा, तो केसी वियर ने कहा लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घर की अगर बात की जाती है तो ये कहा जाता है केसी वियर के द्वारा। तो सर्वप्रथम अगर केटी शाह के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या कहा, तो एक ऐसा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक संसाधनों पर निर्भर है। जबकि नसरुद्दीन के द्वारा कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है या एक ऐसे होते हैं जो जनवरी में जाके टूट जाते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो जनवरी में जाके टूट जाता है। जबकि टीटी कृष्णमाचारी ने कहा लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का कूड़ा घर, और जबकि केसी वियर के द्वारा कहा जाता है लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घर कहा जाता है। जबकि अगर देखा जाता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए भी हम कुछ मामले देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सर्वप्रथम जो मामला देखेंगे उसका नाम है चंपाइकम दोईराजन मामला। पहला जो मामला है चंपाइकम दोईराजन मामला। चंपाइकम दोईराजन जो मामला है वह कब का मामला है, तो हम कह सकते हैं 1951 का मामला है। और यह मामला क्या कहता है, तो ये कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में ज़्यादा प्रभावी कौन होगी, तो हम कहेंगे मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे। तो अगर कभी पूछा जाता है कि चंपाइकम मामला दोईराजन मामला है वह क्या कहता है, तो ये कहता है कि डीपीएसपी से ज़्यादा प्रभावी कौन होंगे, तो प्रभावी होंगे मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। तो ऐसा कौन सा मामला कहता है, तो हम कह सकते हैं चंपाइकम दोईराजन मामला ऐसा कहता है। जबकि इसके बाद जो मामला आता है दूसरा मामला उसका नाम है गोलकनाथ मामला। तो गोलकनाथ मामला कब आता है, तो हम कह सकते हैं 1967 में आता है। गोलकनाथ मामला कब आता है, तो 1967 में आता है। और यह मामला क्या कहता है, तो यह मामला कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए, राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए, डीपीएसपी को लागू
करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन सा मामला कहता है? तो ऐसा मामला कहता है गोलकनाथ मामला। जबकि इसके बाद देखा जाता है कि एक नया मामला आता है जिसका नाम क्या था, तो हम ध्यान रखेंगे तीसरा जो मामला था 24वां 25वां संविधान संशोधन 1971। 24वां 25वां संविधान संशोधन 1971 की बात की जाती है। तो यह क्या कहता है? तो ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को ना तो कम किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को ना तो कम किया जा सकता है, ना ही उन्हें समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसा कहता है ये 24वां 25वां संविधान संशोधन 1971। तो सर्वप्रथम अगर ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मामला है जो कहता है कि मौलिक अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, तो हम ध्यान रखेंगे चंपाइकम द्विराजन मामला है, ये कहता है। जबकि ऐसा कौन सा मामला है जो कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो गोलकनाथ मामला कहता है। जबकि ऐसा कौन सा मामला है जो कहता है मौलिक अधिकारों को ना तो कम किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है, तो ये तो कहता है 24वां 25वां संविधान संशोधन 1971। जबकि इसके बाद भी मामले आए तो उन मामलों में देखते हैं कि क्या होता है। तो सर्वप्रथम इसके बाद जो मामला होता है उसे हम देखेंगे जिसका नाम होता है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला, तो केशवानंद भारती मामला की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे यह जो मामला है यह कब आता है? तो 24 अप्रैल 1973 को आता है। 24 अप्रैल 1973 को यह मामला आया और इस मामले में कहा जाता है कि मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना, कि संविधान संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो ये मामला कौन सा कहता है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल जो मामला है ये कहता है। तो इसके बाद इनकी कौन सा मामला आता है? तो इसके बाद हम देख सकते हैं दूसरा मामला आता है जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 मामला ये क्या कहता है? तो कहा जाता है कि पहला मामला है जिसने कहा कि राज्य के मौलिक अधिकारों से ज़्यादा प्रभावी क्या होंगे? तो हम कह सकते हैं मौलिक अधिकारों से ज़्यादा प्रभावी होंगे डीपीएसपी। तो अगर कभी पूछा जाता है ऐसा कौन सा अधिनियम था जो कहता है कि मौलिक अधिकारों से ज़्यादा प्रभावी होंगे डीपीएसपी, तो हम ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। जबकि इसके बाद एक मामला अंतिम आया जिसने कहा कि बात को ख़त्म कर दिया था, जिसने कहा कि अब यहीं पर बात समाप्त होती है। तो उसको हम देखते हैं, एक अंतिम मामला है जिसका नाम क्या था? तो हम कह सकते हैं मिनर्वा मिल्स मामला 1980। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे इस मामले में कहा गया, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना इनका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा कहने वाला मामला था मिनर्वा मिल्स मामला, जिसके बाद हम कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे देश के लिए व हमारे राज्य के लिए प्रभावी माने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है इनके बिना इनकी महत्वपूर्ण तरीकों से इनकी सुझाव नहीं दिए जा सकते थे तथा योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है, तथा जो आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे देश व राज्य में इनकी महत्वपूर्ण तरीके से इनके लोगों के लिए कार्य कर पा रहे हैं। दूसरी बात हम ये भी ध्यान रख सकते हैं मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कहा भी गया था कि हमारे भारतीय संविधान की जो नींव है वह मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर पड़ी है। तो आज हमने इस वीडियो में इनकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।